Good afternoon, my friends. Today's my topic is multiple regression model. Multiple regression model combining the relationship between dependent and independent variables. In another word, we can say that the we can check the effectiveness of explanatory variable on dependent. आपको हम बता दें एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू डिटरमाइन सेम। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट वैल्यूज पर निर्भर करती है। यानी डिपेंडेंट वैल्यू जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वह एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो आज का हमारा ये स्पेसिस वीडियो हम कैसे मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल को बनाएंगे और उससे निकलने वाले जो आउटपुट है उनको हम कैसे चेक करेंगे, उससे कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस पर। तो आप यहाँ पर हमने बहुत सिंपल एक इजी वे में आपको समझाने के लिए एक एज्यूमिंग डेटा को ले लिया है। एज्यूमिंग डेटा का मतलब होता है कि हमने डेटा खुद बनाया और फिल किया ताकि आपको हम शो कर सकें। तो सबसे पहले आप वेरिएबल व्यू पर जाते हैं। वेरिएबल तो इस प्रकार हमने 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हमने आपके इसी वर्कशॉप से संबंधित क्वेश्चन फ्रेम किया। कुछ क्वेश्चन हमने बहुत इजी वे में फ्रेमिंग किया है ताकि सभी फील्ड के लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पर वेरिएबल व्यू में हम जाते हैं। वेरिएबल व्यू में सबसे पहले सेटिस्फैक्शन मीन्स ये होता है कि यू आर सेटिस्फाइड विद दिस वर्कशॉप। तो इसको देखिए हमने लेबल किया कि वर्कशॉप इज गुड। इससे सिंपल अब क्वेश्चन हम आपको नहीं बता सकते। हर फील्ड की हिंदी, आपके सोशियोलॉजी, संस्कृत, अदर सब्जेक्ट्स के मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स है वर्कशॉप इज गुड। हमने एक आपसे परसेप्शन बिहेवियर किया। आपने लिकर्ट स्केल में ऑर्डिनल वैल्यू में आपने किया 1 2 कैन नॉट से हम नहीं कह सकते हैं 3 यस। तो हमने परसेप्शन बिहेवियर लिया, उसका बिहेवियर क्या कर रहा है, वो क्या एटीट्यूड क्या है, ये मेजरमेंट करने के लिए हमने वैल्यूज 1 2 3। सेकंड हमने क्वेश्चन, ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल था सेटिस्फैक्शन। रिसोर्स पर्सन और गुड्स। तो रिसोर्स पर्सन के विषय में हमने सिंपल सा एक क्वेश्चन जनरेट किया और इसको हमने 5 के लिकर्ट स्केल पे ले लिया। 5 के लिकर्ट स्केल का मतलब होता है कि 1 मीन्स आपके पास परफेक्टली डिसएग्री, इसको परफेक्टली डिसएग्री, परफेक्टली डिसएग्री। एग्री, परफेक्टली डिसएग्री। इसी प्रकार हमने उसको लिकर्ट स्केल में उसके परसेप्शंस को मेजरमेंट किया, उसके बिहेवियर को मेजरमेंट किया। अगर वो कह रहा है कि ठीक है हम रिसोर्स पर्सन से और गुड, अगर वो एग्री है तो किस लेवल का, अगर डिसएग्री किस लेवल का। तो हमने इसमें ऑर्डिनल स्केल में लिकर्ट स्केल मेजरमेंट कर लिया। अगर आप नहीं संतुष्ट हो दैट इज 1, अगर आप परफेक्टली एग्री हो दैट इज 5। तो इस प्रकार हमारे पास परसेप्शन बिहेवियर को हमने मेजर किया है यहाँ पर लिकर्ट स्केल। इस प्रकार टाइमिंग इज सफिशिएंट, मतलब कि वर्चुअल मीडिया में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम ये हो सकती है, तो इस प्रकार टाइमिंग वर्चुअल लाइफ में, वर्चुअल आपके पास ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि मोबाइल फोन पे या इस पर आपका लैपटॉप में लोग 1 या 1.5 या सफिशिएंटली 2 घंटे से ज्यादा नहीं कॉन्सेंट्रेट हो पाते हैं। तो इसलिए आप ऐसे प्रोग्राम को 2 घंटे से ज्यादा रखना वास्तव में कंसंट्रेशन खत्म कर देती है। दूसरी चीज मुझे एक्सपीरियंस भी है कि लोग जुड़ना कम पसंद करते हैं। तीसरी चीज मोबाइल हीटिंग प्रॉब्लम होती है, डेटा फिनिश हो जाता है। इसलिए मैंने टाइमिंग इज सफिशिएंट रही वर्कशॉप की, तो इसमें परसेप्शन आपका था, एटीट्यूड आपका था 1 से लेकर के 5 स्केल पर। तो वही चीज है। इसी प्रकार नेटवर्क प्रॉब्लम थी। वी आर एक्सेप्टिंग दैट नेटवर्क इज
वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द नेटवर्क, बट लास्ट पहले दिन मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई, लेकिन बाद में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा प्रॉब्लम हुई होगी। तो इसलिए मैंने इसका में भी परसेप्शंस लिया और परसेप्शंस को 1 से लेकर के 5 स्केल पर मेजरमेंट कर दिया और बाई लिखी। तो इस प्रकार हमारे पास वेरिएबल में हमने सारे डेटा उसको फिट कर दिया। अब हमारे पास डेटा व्यू करते हैं। डेटा व्यूज पर हमने परसेप्शन लिया कि अगर आप सेटिस्फाई हैं तो उन्होंने कहा कि नो, उन्होंने 1 क्लिक किया। रिसोर्स पर्सन में उन्होंने मॉडरेट डिसएग्री कर दिया, टाइमिंग में मॉडरेट डिसएग्री कर दिया और नेटवर्क में न्यूट्रल रहे। तो इस प्रकार एक पर्सन का इस बिहेवियर को हमने मेजरमेंट किया और चारों वेरिएबल में नंबर 1 जो हमारे पास पर्सन था, पार्टिसिपेंट्स था, उसके बिहेवियर मेजरमेंट को हमने डेटा फॉर्म में 1 पे उसने क्लिक किया, हमने 1 रख दिया। रिसोर्स पे उसने 2 क्लिक किया, हमने 2 रख दिया। इस प्रकार उसके बिहेवियर को डिजिट फॉर्म में वो शो कर रहा, हमने फिट कर दिया। इसी प्रकार सेकंड पर्सन को हमने बिहेवियर को स्टडी किया। सेकंड पर्सन का भी बिहेवियर क्या था, उसने कहा कि ठीक है, सेटिस्फैक्शन मतलब न्यूट्रल रहा, ठीक है। रिसोर्स पर्सन में उसने 3 न्यूट्रल रहा। टाइमिंग में 4 ठीक है, मॉडरेट एग्री, ठीक है, आप सफिशिएंट रहा। नेटवर्क में भी मॉडरेट एग्री रहा। तो उस प्रकार उसके एटीट्यूड को भी मैंने डेटा फॉर्म में रख दिया। इस प्रकार मैंने सारे डेटा को फिल कर दिया और फिल करने के बाद जितने हमारे पास पार्टिसिपेंट्स के रिस्पोंडेंट्स के आए बिहेवियर को 56 को आए, तो मैंने उनको इसमें फिल कर दिया। अब हमारे पास SPSS में वेरिएबल व्यू में, आप ये वेरिएबल व्यू, बाय क्लिकिंग वेरिएबल व्यू वी कैन सी दैट my variable view is ready for the analysis, my data view is also ready for the analysis। तो सबसे पहले हमने आपको सिखाया था कि आप टैग लगा करके चेक कर लीजिए बाय क्लिकिंग द टैग, ठीक है। वी कैन सी दिस इज बाय क्लिकिंग द टैग, हम ये सारी चीजों को देखते हैं। तो ये सारी चीजें हमें ये बता रही हैं कि हमारे पास डेटा कोई मिसिंग नहीं। वेरी गुड, हमने क्लिक टैग को हटा दिया। फिर इसके बाद एनालिसिस पे जाते हैं और आपसे हमने कहा कि स्केल पे जाकर के रिलायबिलिटी एनालिसिस पे किसी भी डेटा की रिलायबिलिटी टेस्ट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट रिलायबिलिटी टेस्ट के आप डेटा एनालिसिस के लिए ले जाएंगे तो उसका बिहेवियर मिसमैच करेगा, या क्वेश्चनर हमारा अच्छा फ्रेम नहीं हो, या हमारे पास रिस्पोंडेंट ने प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं किया, मन लगा के नहीं भरा क्वेश्चन, ऐसे ही फिल कर दिया, तो उसमें भी ऐसा हो सकता है। रिलायबिलिटी एनालिसिस करते हैं, चारों वेरिएबल्स हैं। बाय क्लिकिंग ए कंट्रोल ए से हमने सबको सिलेक्ट किया, बाय क्लिकिंग एरो आप देखिए आइटम बॉक्स में सारे वेरिएबल्स जहां चले गए, यानी रिलायबिलिटी एनालिसिस के लिए सारे वेरिएबल्स। ओके, स्टैटिक्स पे क्लिक करते हैं, स्टैटिक्स पे आइटम पे क्लिक करते हैं एंड आइटम स्केल आइटम डिलीटेड पर क्लिक करते हैं बाय क्लिकिंग कंटिन्यू। हमने कंटिन्यू बटन को क्लिक कर दिया। अब हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आता है, इसमें हम देखते हैं कि अल्फा मॉडल जो होगा अल्फा होगा। बाय क्लिकिंग ओके, अब हमारे पास जब हम ओके क्लिक करते हैं तो रिलायबिलिटी एनालिसिस हमारे पास आउटपुट बॉक्स पे दिखाई पड़ती है। चलिए हम आउटपुट बॉक्स पे इसका एनालिसिस करते हैं। यहां पर केस प्रोसेसिंग समरी पहला आता है, स्केल ऑल के नीचे केस प्रोसेसिंग, कितने केस थे, वैलिड 56, 56 रिस्पोंडेंट से हमने काम, एक्सक्लूडेड 0, टोटल 56। रिलायबिलिटी एनालिसिस कितनी है, 0.91, दैट इज वेरी गुड। यानी जो आपका डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट के वेरिएबल के बीच में कैजुअल इफेक्ट जो है वो 0.94% क्या आपके डिटरमाइन हो रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। एंड आइटम्स कितने हैं, 4, दैट इज मतलब कि जो हमने 4 आइटम्स लिए थे सबको इसमें हमने रिलायबिलिटी टेस्ट किया। आइटम ऑफ स्टैटिक्स ये आपका मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और एन को रिप्रेजेंट करता है। मीन वैल्यू आप चेक कर लीजिए। वर्कशॉप इज गुड, वर्कशॉप इज गुड में हमने 3 वैल्यू लिया था, याद होगी 1 2 3। 1 मीन्स नो, 2 मीन्स कैन नॉट से, 3 मीन्स यस। तो 1 2 3 का नॉर्मल अगर हम मान के चले, नॉर्मल मीन क्या हुआ, डिवाइडेड बाय 3, दस वी कैन से 1.5 विल बी नॉर्मल मीन, अगर नॉर्मल 1 2 3 का निकाले। तो यहां पर देखिए कि वर्कशॉप इज गुड का नॉर्मल मीन वैल्यू 1.9 है, मतलब कि एवरेज मीन वैल्यू से वर्कशॉप इज गुड मीन वैल्यू अपर है, मींस परसेप्शन इज पॉजिटिव। ओके, सेकंड, रिसोर्स पर्सन आर गुड,
रिसोर्स पर्सन आर गुड्स में हमने 5 का स्केल लिया था, 1 2 3 4 5। 1 परफेक्टली डिसएग्री, 2 मॉडरेट डिसएग्री, 3 न्यूट्रल, 4 मॉडरेट एग्री और 5 तो 1 2 3 4 5 का एवरेज मीन क्या होता है 2.5 और यहाँ पर वैल्यू क्या है 3.2। यानी यहाँ पर भी ये हम देख रहे हैं कि मीन वैल्यू से वैल्यू इसकी वैल्यू ज्यादा है, मतलब कि हमारे पास पॉजिटिव परसेप्शन ज्यादा आ रहे हैं कि किसी भी वर्कशॉप की सफलता के लिए रिसोर्स पर्सन का होना इंपॉर्टेंट है। ये परसेप्शन यहाँ पे मीन वैल्यू अधिक होना दिखा रहा है। इसी प्रकार टाइमिंग की भी देखिए मीन वैल्यू अधिक है, यानी टाइमिंग एडुकेटेड प्लेइंग द एडुकेटेड रोल इन द डिटरमाइनिंग द इस पे डिटरमाइन करने के लिए आपके पास डिटरमाइन करने के लिए कि वर्कशॉप की क्वालिटी अच्छी है या नहीं। नेटवर्क आल्सो प्लेइंग द सिग्निफिकेंट रोल। दस वी कैन गेट इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाता है कि देखिए ये कोपेन अल्फा का मान है डिलीटेड। अगर इसमें 0.7 से वैल्यू कम होती तो उस आइटम को डिलीट कर देने से हमारे पास कोपेन अल्फा का मान बढ़ जाता है। लेकिन केवल इस पर डिपेंड नहीं करता, अंदर भी कई चीजें चेक करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कोपेन अल्फा का मान 0.894 है पहले के लिए, सेकंड के लिए 0.12 है, दैट इज वेरी गुड। और थर्ड के लिए यहाँ पर सारे देखिए चारों वेरिएबल में रिलायबिलिटी एनालिसिस में दैट हैव द वैल्यू 0.7 से सभी ज्यादा है, यानी रिलायबिलिटी टेस्ट में सारे वेरिएबल ओके हैं, यानी अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। माय डेटा इज रेडी फॉर क्या है मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल के लिए रेडी है। तो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में आप याद रखिए बेसिकली दो एजम्पशंस जरूर याद रखिए। सबसे पहले ये तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या ज्वाइंटली इंपैक्ट डाल रहे हैं क्वालिटी ऑफ द वर्कशॉप पर, तभी तो लोग सेटिस्फाई होंगे। तो पहले मैंने एजम्पशन एक मैंने हाइपोथेसिस मानी, क्या मानी ये तीनों वेरिएबल रिसोर्स टाइम एंड नेटवर्क विल नॉट इफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ वर्कशॉप। ये मेरी नल हाइपोथेसिस हो गई। इसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गई ये तीनों इफेक्टेड कर रहे हैं। तो इसको हम कहां से टेस्ट करेंगे, इसे हम एनोवा टेबल से टेस्ट करेंगे। एनोवा हमें ये करेगा कि एनोवा सिग्निफिकेंट अगर रहेगा यानी 0.00 अगर 0.05 से वैल्यू कम रहेगी यानी ये तीनों वेरिएबल सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं, यानी नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाए। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब होता है कि तीनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल प्लेइंग द सिग्निफिकेंट रोल टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ वर्कशॉप, इसे लोग सेटिस्फाई। तो एनोवा टेबल संयुक्त या ज्वाइंट इंपैक्ट दिखाता है किसका, ऑल द एक्सप्लेनेटरी या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन अब ये हमको नहीं पता कि एक एक वेरिएबल क्या इम्पैक्ट डाल रहा है ज्वाइंटली, तो क्या ठीक है ज्वाइंटली में तो जो नहीं इम्पैक्ट डाल रहा वो उसको भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर हमको स्टडी करना है तो वो हमारे पास कोफिशिएंट टेबल, और कोफिशिएंट टेबल में तीन चीज आप मेजरमेंट कभी करना मत भूलना। पहला मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा कोफिशिएंट, बीटा कोफिशिएंट की वैल्यू क्या। दूसरा साइन ऑफ द मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है या निगेटिव है। और थर्ड द मैग्नीट्यूड क्या है कि सिग्निफिकेंट है या नहीं, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहा है या अल्टरनेटिव को। और चौथी चीज अगर आप कहें इसमें जोड़ दें तो मल्टी कोलिनियरिटी को चेक करना मत भूलना। मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब होता है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑटो कोरिलेशन में ऑटो कोरिलेटेड हो जाए आपस में हो जाए, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी। तो मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम भी हमको देखने को काफी मिलती है, लेकिन सोशल साइंस में अधिकतर ऐसा होता है मल्टी कोलिनियरिटी प्रॉब्लम पाई जाती है क्योंकि कोई ना कोई वेरिएबल होगा तो आपस में तो इंटरकनेक्ट होगा ही होगा कहीं ना कहीं से। तो लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम कहते हैं मल्टी कोलिनियरिटी अगर 1 डिजिट में 1 से लेकर के 9 तो यू हैव नो प्रॉब्लम, इतनी चलती है सोशल साइंस में, साइंस में नहीं हो सकती। तो यू कैन सी द मल्टी कोलिनियरिटी प्रॉब्लम, तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी चीज आप पहला नल हाइपोथेसिस मांगेंगे मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में, क्या रिसोर्स पर्सन प्लेइंग द सिग्निफिकेंट रोल टू डिटरमाइन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्या कहते हैं क्वालिटी ऑफ द वर्कशॉप। तो पहला ये है नॉट प्लेइंग द सिग्निफिकेंट रोल, ये नल हाइपोथेसिस हो जाएगी।
तो ये देखते हैं सिग्निफिकेंट आती है ना, इस प्रकार दूसरा, इस प्रकार तीसरा। तो इन सारी एजम्पशंस के साथ हम काम करते हैं। फिर सबसे पहले क्लिकिंग एनालाइज, एनालिसिस में एनालाइज में क्लिकिंग करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास रिग्रेशन पर आते हैं। रिग्रेशन पर आने के बाद हमारे पास सामने आता है लीनियर। नए सॉफ्टवेयर में हो सकता है कि ये सेकंड पर हो, तो आप चेक कर लेना। ये मेरे पास 16 वर्जन है, तो इसलिए पुराना सॉफ्टवेयर है, ट्रायल वर्जन है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, देख लेना। बाय क्लिकिंग लीनियर, लीनियर को क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायल बॉक्स आ जाता है, जिसमें सारे हमारे पास एक तरफ बॉक्स में सारे वेरिएबल्स हैं जो रेडी है एनालिसिस। दूसरा आप देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल है, आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि which is वेरिएबल इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, which वेरिएबल इज द नॉट डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कहते हैं, जो जो अपने मन से डिटरमाइन होता है। तो इस प्रकार डिपेंडेंट वेरिएबल को आप बाय क्लिकिंग डिपेंड, देखिए वर्कशॉप इज गुड, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। द क्वालिटी ऑफ वर्कशॉप इट विल बी डिपेंड अपॉन द रिसोर्स पर्सन, टाइम एंड नेटवर्क। तो हमने वर्कशॉप इज गुड को हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो क्लिक करने के बाद डिपेंडेंट वेरिएबल, बाकी हमारे पास इंडिपेंडेंट है। कंट्रोल ए से हमने सेलेक्ट कर लिया और बाय क्लिकिंग ब्लू एरोस हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या किया, पेस्ट कर दिया या फिल कर दिया। अब हमारे पास ये डिपेंडेंट है सारे वेरिएबल, और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है। चलो अब देखिए यहाँ पर दो मेथड होते हैं, बेसिकली इतने। लेकिन इंटर मेथड का मतलब होता है ज्वाइंटली इंपैक्ट ऑल वेरिएबल्स ऑन द डिपेंडेंट। तो सारे सभी वेरिएबल का एक साथ इंपैक्ट हम स्टडी करेंगे, किस पर, डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड इंटर मेथड। लेकिन जब हम एक एक वेरिएबल का करें तो दैट इज कॉल्ड स्टेप वाइज। इसे हम क्या कहेंगे, स्टेप वाइज। मान लीजिए हमने सबसे पहले रिसोर्स पर्सन को मॉडल में डाला, वर्कशॉप इज गुड या क्वालिटेटिव, इसके साथ हमने वर्क रिसोर्स पर्सन और गुड को क्या किया, रिग्रेशन किया, रिग्रेस किया कि इसका इंपैक्ट क्या, तो कोफिशिएंट की वैल्यू अलग। फिर हमने दूसरा वेरिएबल, अब दो वेरिएबल एक साथ मॉडल में आ गए, दोनों एक साथ इंपैक्ट डाल रहे हैं, तो कोफिशिएंट की वैल्यू अलग हो जाएगी। फिर हम तीन वेरिएबल का एक साथ इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेप वाइज, हर स्टेप का अलग होगा। ओके, हम इंटर की हम बाद में कभी नेक्स्ट में फ्यूचर में जब टाइम मिलेगा तो हम स्टडी करेंगे। ओके, अब हम स्टैटिक्स पे आते हैं। स्टैटिक्स में मॉडल फिट को क्लिक करना। मॉडल फिट का मतलब मॉडल बैठ रहा है नहीं, मॉडल वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आर स्क्वायर चेंज जरूर क्लिक कर लेना। डिस्क्रिप्टिव जरूर चेक कर लेना। पार्ट एंड पार्शियल कोरिलेशन जरूर चेक कर लेना। कोरिलेशन से आपको एक टॉपिक भी मैं कह रहा हूँ क्लियर हो रहा है क्या, you can calculate the correlation between two or more variables. What is the correlation between each and each other, और वो correlation क्या significant है या नहीं, you can calculate by correlation। तो significance level भी you can calculate, तो इसमें भी क्लिक कर लेना। आपको पता चल जाएगा कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन। कोई बात नहीं। अब इसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल जरूर ले लेना। और इसके बाद कोलिनियरिटी डायग्नोसिस, हमने कहा ना कोलिनियरिटी मतलब सोशल साइंस में मोस्ट ऑफ द वेरिएबल कोरिलेटेड होते हैं। हम आपको बताया कि कोई ना कोई चीज इंटरलिंक होती है। अगर आपके पास मनी ज्यादा है तो आपके पास खेत ज्यादा है, जब खेत ज्यादा होंगे तो आपको क्या करते हैं, इनपुट्स का प्रयोग अच्छा करेंगे, जब इनपुट्स का प्रयोग अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिक फर्टिलिटी अच्छी होगी। तो इस प्रकार ऑटो कोरिलेटेड है सारी चीजें। तो मल्टी कोलिनियरिटी सोशल साइंस में हमको देखने को मिल जाती है, दैट इज नो प्रॉब्लम। तो अब इसके बाद बाय क्लिकिंग कंटिन्यू, अब आप आ जाइए प्लॉट्स पर आ जाइए। प्लॉट्स पर डिपेंडेंट्स को आप जेड कॉलम में कर दीजिए। आपका जेड पी आर ई डी को एक्स पे कर दीजिए। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, आप कर लीजिए। नॉर्मल आप प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स, इसको क्लिक कर दीजिए बाय क्लिकिंग कंटिन्यू। नाउ वी कैन क्लिक सी अनस्टैंडर्डाइज और स्टैंडर्डाइज को बाय क्लिक कर दीजिए बाय प्रेसिंग द कंटिन्यू बटन। ओके, बाय क्लिकिंग और ऑप्शन में चेक कर लीजिए 95%, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बाय क्लिकिंग ओके, अब हम बाय क्लिकिंग ओके वी कैन सी द इन द आउटपुट बॉक्स या एक्सपीएसएस व्यूअर में हमारे पास सारी एनालिसिस आ जाएगी। चलिए उस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
इस प्रकार अब हम मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल हमारे पास आउटपुट व्यूअर बॉक्स में आ चुका है। अब हम इस पे एक्सप्लेन करेंगे स्टेप वाइज तो कौन कौन सा है। पहला हमारे पास बॉक्स दिखाई पड़ता है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, यानी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को वर्कशॉपिज, इसको हमने रिलायबिलिटी में आप देखिए डिस्कस कर चुके हैं। ये मीन बॉक्स है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये NN है 56। नाउ हमारे पास एक नया बॉक्स है दैट इज कोरिलेशन। कोरिलेशन पियर्सन कोरिलेशन को टेस्ट करता है। वर्कशॉप इज गुड को वर्कशॉप इज गुड के साथ कोरिलेशन कितना है 1, ऑलरेडी उसके साथ होगा। लेकिन वर्कशॉप इज गुड का रिसोर्स पर्सन के साथ कोरिलेशन कितना 0.69, जो काफी अच्छा है, स्ट्रांग है। उसी प्रकार टाइमिंग इज सफिशिएंट, टाइमिंग से लोग सेटिस्फाई दिखाई पड़े, यानी 0.78, यानी गुड कोरिलेशन है, हाई कोरिलेशन है। और नेटवर्क भी 0.5 था, नेटवर्क ठीक वीक था इसलिए लो कोरिलेशन है। तीनों कोरिलेशन इज द सिग्निफिकेंट, आपका सिग्निफिकेंस लेवल दिखा रहा है। अब हमारे पास ये आप एक एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ चेक कर सकते हैं क्या व्हाट इज द कोरिलेशन। तो ये आपको कोरिलेशन बॉक्स मिल जाएगा। आपको कोरिलेशन अलग से स्टडी करने की कोई अब जरूरत नहीं रह जाएगी। यदि आप कहीं रिसर्च पर कोरिलेशन टेबल जनरेट करना चाहते हैं, कंबाइनिंग द कोरिलेशन बिटवीन द ईच एंड एवरी वेरिएबल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस वैल्यू, तो आप इसके माध्यम से भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो आपको कोरिलेशन क्या होता है, सभी वेरिएबल का एक दूसरे के साथ आसानी से हो जाए। नाउ वी कम एट, और इस प्रकार अब हमारे पास अगला है वेरिएबल इंटर या रिमूवल में हमारे पास 3 वेरिएबल को इंटर किया गया है, दैट इज कॉल्ड इंटर मिला है। हमारे पास 3 वेरिएबल इंटर किए गए हैं। तो कितने वेरिएबल इंटर किए गए ये हमको टेबल ये डिफाइन करती है। ओके, मॉडल समरी आप देख लीजिए। मॉडल समरी में देखिए ये ज्वाइंटली इंपैक्ट दिखा रहा है कि जो ये है आर, ये आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक प्रकार का कोरिलेशन दिखा रहा है, दैट इज पॉजिटिव एंड हाई कोरिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 0.8 मानी 80% मॉडल डिफाइन कर रहा है ये तीन ये वेरिएबल ही 80% आपके सक्सेस को बता रहे हैं। इफ एनी चेंज, यानी 1 यूनिट यदि इन वेरिएबल चेंज करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल 0.85% फ्लैक्चुएट पॉजिटिवली होगा। ये इसका मतलब हुआ, यानी इसको मॉडल फिट्स में अगर हम कहें तो इसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए, और इससे बेटर है ये आर स्क्वायर का मान ये मेजरमेंट किया जाता है 0.7, दैट इज वेरी गुड। तो मतलब 72% ये मॉडल डिफाइन कर रहा है कि 3 वेरिएबल 72% सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। वास्तव में सिग्निफिकेंट है कि नहीं, तो हाँ सिग्निफिकेंट है। ओके, और डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी 52 है आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस प्रकार हमारे पास एफ की वैल्यू 44। अब हमने एनोवा में हमने एक चीज था एजम्पशन, क्या ज्वाइंटली इंपैक्ट को ये स्टडी करता है, क्या तीनों वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उस पर इंपैक्ट डाल रहे हैं कि नहीं। एनोवा देखते हैं कि अगर सिग्निफिकेंट है, वैल्यू सिग्निफिकेंट है, तो यानी हमारे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहा है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम एनोवा में देख सकते हैं कि यहाँ पर एफ की वैल्यू और सिग्निफिकेंट है, मतलब कि तीनों वेरिएबल प्रॉपरली सिग्निफिकेंटली यानी वर्क कर रहे हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर ज्वाइंटली तीनों वेरिएबल का इंपैक्ट को बता रहे हैं कि नहीं तीनों वेरिएबल आपके वर्क कर रहे हैं, ये एनोवा टेबल हमको डिफाइन कर रहे हैं। नाउ वी कम एट कोएफिशिएंट टेबल। कोएफिशिएंट टेबल में आप यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है बीटा, क्योंकि जब आपका मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल y इक्वल टू a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3 प्लस b4 जो भी होगा, तो यहाँ पर जो b1 x1 में b1 की वैल्यू को ये डिफाइन करेगा, b2 की वैल्यू को आपका ये डिफाइन करेगा, यहाँ ये पुट की जाए, b3 की वैल्यू को ये पुट की जाएगी। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि ये वैल्यू है हमारा, ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं, तो हम देख रहे हैं सिग्निफिकेंट है, प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल। यानी अगर हम पहली हाइपोथेसिस मानते हैं कि resource person or good is not playing significant role to determine the quality of workshop, that is called null hypothesis। तो अल्टरनेटिव, क्योंकि सिग्निफिकेंट वैल्यू तो अल्टरनेटिव प्रूफ डिटरमाइन कर रहा है। इस बीटा का मान आप रिग्रेशन मॉडल जब लिखेंगे तो वहां पर b1 का मान ये लिखेंगे,
V2 का मान ये लिखेंगे और V3 का मान ये लिखेंगे। ये तीनों वेरिएबल हमारे पास सिग्निफिकेंट है एंड पॉजिटिव है, मतलब अगर इसमें कोई फ्लक्चुएशन इसमें पॉजिटिव करोगे, आगे बढ़ाओगे, इनकी वैल्यू बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक डिपेंडेंट वेरिएबल का भी मान फ्लक्चुएट होगा। दूसरी चीज क्या होती है हमारे पास, हम चेक करते हैं, हमने क्या क्या बोला, VIF का मान देखिए मल्टी कोलिनियरिटी नहीं है, इसकी वैल्यू कम है, तो यहाँ पे मल्टी कोलिनियरिटी प्रॉब्लम हम नहीं देख सकते। तो इस प्रकार मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में यही आपको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको आना चाहिए। हमारे पास भी कोलिनियरिटी डायग्नोसिस टेबल है, ये आपके पास कोलिनियरिटी डायग्नोसिस, रेसिड्यूल स्टैटिक्स है, तो ये रेसिड्यूल स्टैटिक्स जो हमारे पास अदर वेरिएबल प्ले करते हैं वो उनकी वैल्यू थी, इसमें भी वैल्यू कम होनी चाहिए। आपके पास स्टैंडर्ड रेसिडुअल का, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कम वैल्यू, इसलिए ये हमारे पास रेसिडुअल की वैल्यू कम होती है तो मॉडल स्ट्रांग आपका माना जाता है। तीसरा ये हिस्टोग्राफ है, देखिए हिस्टोग्राफ है जो SPSS ने ही जनरेट किया, तो SPSS ने जनरेट किया तो ये हमारे लिए बेनिफिटेड क्या होगा, ये हमारे लिए बेनिफिटेड ये इसलिए हो जाता है कि इसके कारण देखिए हमारे पास ये नॉर्मेलिटी को टेस्ट करता है कि नॉर्मल हमारे पास नॉर्मल, तो इस प्रकार ये हमारे पास हिस्टोग्राफ हमारे पास है और जिससे नॉर्मेलिटी भी हमारे पास टेस्ट हो जाती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। ये हमारे पास आपका है PP नॉर्मल PP प्लॉट ऑफ रिग्रेशन स्टैंडर्डाइज्ड रेसिड्यूल्स है, देखिए लाइन के चारों तरफ ही क्या होता है सर्कमटेंस में घूम रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल वर्कशॉप इज गुड नॉट गुड, स्कैटर प्लॉट है, इसका स्कैटर प्लॉट से हम इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखिए कि ये मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल हमारे पास टेबल के साथ ही साथ हमारे पास डायग्राम को भी रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं आगे, और अब हम इसमें एक स्टेप और कर लेते हैं, क्या कर्व फिट है या नहीं। इसको करने के लिए आप ध्यान देना, एक जगह पर जब हमने मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में का बॉक्स खुला था तो वहां पर स्टैंडर्डाइज अनस्टैंडर्डाइज को क्लिक किए थे, तो वो टेबल हमारे पास ऑटोमेटिक SPSS में वेरिएबल के साथ फीड हो जाती है। तो बाय क्लिकिंग फिर से आप एनालिसिस कीजिए, ये आउटपुट बॉक्स को डिस्प्ले में रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आप आइए, रिग्रेशन फिर से ओपन करिए, रिग्रेशन के नीचे आप देखिए लीनियर, लीनियर जस्ट नीचे कर्व एस्टिमेशन, क्या है कर्व एस्टिमेशन, बाय क्लिकिंग कर्व एस्टिमेशन। अब आप ये देखिए कि जो हमारे पास ये देखिए ये वेरिएबल आपके कहां पे थे, ये वेरिएबल आपके देखिए एक्स्ट्रा जनरेट हो जाते हैं, कहां पर जनरेट हो जाते हैं, ये जनरेट हो जाते हैं आपके, ये आपके जनरेट हो जाते हैं एक्स्ट्रा वेरिएबल के रूप में। देखिए यहां पर आपके पास ये अनस्टैंडर्डाइज्ड रेसिड्यूल और स्टैंडर्डाइज्ड रेसिड्यूल्स, ये दोनों एक्स्ट्रा जनरेट हो जाते हैं, तो आप अनस्टैंडर्डाइज को ऊपर डिपेंडेंट में डाल दीजिए, स्टैंडर्डाइज को आप इस वेरिएबल में कर दीजिए, बाय क्लिकिंग ओके, आपको पता चल जाएगा मॉडल फिट है या मॉडल फिट नहीं है। तो कर्व फिट के लिए ये टेस्ट के लिए होता है, ये आपका देखिए ये आ जाता है, देखिए सारे डॉट्स पॉइंट्स लाइन के ऊपर है, ये ऑब्जर्व लीनियर के ऊपर है, यानी आपको मॉडल फिट और प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इस प्रकार आज हमने SPSS के अंतर्गत मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल को सीखा, हमको आशा है कि आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।